नमस्कार, हाज़िर हूँ मैं रुमाना इसार खान। आज मैं एक बहुत बड़ी ख़बर के बारे में आपसे बात करने के लिए आई हूँ। देखिए, ये ख़बर जो है वो बीते हफ़्ते आई, जब दुनिया के अंदर एक नया गठजोड़ सैन्य लिहाज से बना है। आप जानते हैं, मैं मक्का जॉइंट डिक्लेरेशन की बात कर रही हूँ, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब, इन्होंने मक्का एग्रीमेंट साइन किया। 7 अगस्त 2026 को ये मक्का एग्रीमेंट जो है वो इन 3 देशों के बीच हुआ है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इस एग्रीमेंट के तहत इन तीनों देशों ने इस बात पर सहमति बनाई है कि एक पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। मतलब ये तीनों देश एक एंटिटी के तौर पर अब दुनिया में अपनी सुरक्षा को लेकर मजबूती के साथ खड़े हो गए हैं इस मक्का एग्रीमेंट के बाद, जो इन्होंने 7 अगस्त 2026 को साइन किया। अब आपको लग रहा होगा कि ये कोई नया एग्रीमेंट है क्या? तो नहीं, ये ऐसा नहीं है कि एग्रीमेंट अचानक से, मतलब ज़ीरो से, स्क्रैच से बनकर और 7 अगस्त 2026 को दुनिया के सामने कोई नया एग्रीमेंट आ गया। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में ये पैक्ट पहले से था। सितंबर 2025 में ही इन लोगों ने एक दूसरे की सुरक्षा को लेकर ये पैक्ट कर लिया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब इसमें तुर्की भी आ गया है और नाटो की तर्ज पर इसमें यह कहा गया है कि एक पर हमला मतलब तीनों पर हमला। मतलब अगर एक पर कोई हमला करेगा, फिर ये तीनों मिलकर उस पर जवाबी कार्रवाई करेंगे। इन्होंने आपस में ये सहमति, ये एग्रीमेंट बनाया है। अब मैंने आपको कहा ना कि ये नाटो वाला अंदाज़ है, इसीलिए ये जो एग्रीमेंट इन तीनों देशों में बना है, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की, इसको कहा जा रहा है कि क्या ये मुस्लिम नाटो है क्या, जो इन तीनों देशों ने मिलकर बनाया, क्योंकि तीनों इस्लामिक देश हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप इसको मुस्लिम नाटो कहेंगे तो आप इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके देख रहे हैं। दरअसल ये मुस्लिम नाटो के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक तरीके से ये 3 अलग अलग देशों के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं जो जुड़ रहे हैं, और इसीलिए ये तीनों देश एक साथ आए हैं। हाँ, इससे भी नहीं इनकार किया जा सकता है कि जो धर्म की डोर है वो तो तीनों को जोड़े हुए ही है, लेकिन इन तीनों की तरफ से इस एग्रीमेंट के साथ साथ दुनिया के बाकी देशों के लिए भी दरवाजे खोले गए हैं। और इन्होंने कहा है कि भाई अगर और देश चाहें तो वो भी इस एग्रीमेंट का हिस्सा बन सकते हैं और उनकी सुरक्षा भी साझी होगी, जिस तरीके से अभी इन 3 देशों ने आपस में एग्रीमेंट किया है अपनी सुरक्षा के लिए। तो जो नाटो में कहा जाता है ना कि भाई एक पर हमला मतलब सब पर हमला, वही इन्होंने अपनाया है मंत्र कि एक पर हमला मतलब तीनों पर हमला माना जाएगा, और इसी वजह से दुनिया के कान खड़े हो गए हैं। फिलहाल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की जब मैं बात कर रही हूँ तो देखिए, इस रूप में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को आप समझिए कि पैसा सऊदी अरब का, तकनीक, टेक्नोलॉजी तुर्की की, जो ऑलरेडी नाटो पार्टनर है ना, और नाटो में दूसरे सबसे बड़े संख्या वाला जो सैन्य क्षमता है वो मिलिट्री के लिहाज से तुर्की का ही है। और तीसरा पाकिस्तान, और उसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इस तिकड़ी में क्या है भाई, उसके पास परमाणु हथियार है, तो एक तरीके से न्यूक्लियर डेटरेंस भी इन तीनों के पास आ जाता है। तो सऊदी का पैसा है, और जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, वो ड्रोन्स, मिसाइल्स, वो तुर्की की है, और न्यूक्लियर डेटरेंस के तौर पर यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो भी इनमें शामिल है। तो अब बड़ा सवाल ये कि सऊदी अरब को तो सिक्योरिटी चाहिए, सऊदी अरब को ईरान से सिक्योरिटी चाहिए। आप जानते हैं, ज़रूरतें समझिए आप इन लोगों की किस तरीके की है कि भाई सऊदी अरब जो है वो अभी खाड़ी के देशों में जो एक गतिरोध बना हुआ था, इजराइल वर्सेस ईरान, और अमेरिका जिस तरीके से ईरान पर हमले कर रहा था, तो ऐसे में सऊदी अरब जो है वो ईरान के निशाने पर था। तो ईरान हमेशा से सऊदी अरब के लिए कहीं ना कहीं एक ख़तरा रहा है, और अभी जो स्थिति बनी उसने सऊदी अरब को, मिडिल ईस्ट को ये बता दिया कि अमेरिका भरोसे अगर आप बैठे रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। मतलब अमेरिका की कलई खुल गई, और अमेरिका की कलई खुलने के बाद अब ये जो खाड़ी के देश हैं इनको ये समझ में आ रहा है कि साहब सिर्फ वॉशिंगटन के भरोसे बैठकर कुछ नहीं होने वाला है, आपको यहाँ पर रीजनल अपने आप को मजबूत करना होगा, और रीजनल आपको अपने आप को सिक्योर करने के लिए इस तरीके के अलाइनमेंट्स बनाने होंगे। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब जो है वो अमेरिका से छिटक रहा है, भाई तुर्की तो ऑलरेडी नाटो में अमेरिका का पार्टनर है ही, और पाकिस्तान तो हम सब जानते हैं किस तरीके से अमेरिका की गोद में बैठकर हमेशा खेलता रहता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो तीनों देश एक साथ आए हैं, तो मतलब इनको क्या चाहिए
इनको वाशिंगटन भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इनको रियाद भी चाहिए, साथ ही साथ इनको इस्लामाबाद भी चाहिए, साथ ही साथ इनको अंकारा भी चाहिए, तो इनको सब चाहिए। और यही एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मॉडर्न मिडल ईस्ट की वो मल्टी अलाइनमेंट जो पॉलिटिक्स है वो यहाँ से सामने निकल कर आ रही है। तो मुस्लिम नाटो कह देना मुझे लगता है एक सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा या बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है नाटो वाला प्रिंसिपल ये लोग अपना रहे हैं और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में ये एक मजबूत फोर्स इस रीजन के अंदर बनकर उभर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन तीनों की तरफ से जो इस गठबंधन को आप कह सकते हैं या ये जो इन्होंने गठजोड़ बनाया है, इसमें बाकी देशों को भी आमंत्रित किया गया है। तो खाड़ी के अन्य देश भी, और खाड़ी के अन्य देशों ने भी देखा है कैसे अमेरिका के भरोसे अपनी सुरक्षा को छोड़ना, खमियाजा भुगतना हो सकता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली हो सकता है आने वाले समय में खाड़ी के कुछ और देश इनके साथ आ जाए। हो सकता है आने वाले समय में स्ट्रेटेजिकली और ख़ास तौर से क्योंकि धर्म का फैक्टर भी उसको नकारा नहीं जा सकता है, साउथ एशिया के कुछ और देश जो हैं वो इस गठजोड़ में शामिल हो जाएं। और साउथ एशिया के जिन देशों की तरफ मेरा इशारा है तो जाहिर सी बात है उसमें मालदीव्स तो चलिए बहुत छोटा देश हो गया, लेकिन बांग्लादेश हो सकता है जो इनके साथ आ जाए। और जब इन देशों की हम बात कर रहे हैं तो देखिए ख़ासतौर से तुर्की और पाकिस्तान, इन दोनों के लिहाज से आपको ये भी समझना होगा कि किस तरीके से इनके रिश्ते, सऊदी अरब तो दुनिया जानती है कि रूस और चीन के मुकाबले अमेरिका के ज़्यादा करीब है, लेकिन तुर्की और पाकिस्तान की जब बात की जाती है तो फिर इन्हें तो गोद में खेलना आता है रूस के भी और चीन के भी। तो कुल मिलाकर ये जो एक पूरा का पूरा गठबंधन, जो पूरा का पूरा गठजोड़ और ये जो एक अग्रीमेंट इन तीनों देशों के बीच बना है, ये दुनिया के अंदर जो पूरा एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है खासतौर से सुरक्षा को लेकर, उस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये जो तीन देश, अभी जो तिकड़ी तीन देशों की दिख रही है, ये किस तरीके से अपने आप को आगे कैरी करते हैं और ईरान ख़ास तौर से इन्हें किस तरीके से देखेगा, क्योंकि ईरान इस पूरे क्षेत्र के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर ख़ासतौर से अमेरिका से जिस तरीके से ईरान ने लोहा लिया है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बनकर उभरा है। इजराइल का मैं जिक्र इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि इजराइल तो ज़्यादातर यहाँ खाड़ी में वो एकला चलो की नीति पर ही रहा है। इजराइल के कौन यहाँ पर दोस्त हैं? कोई दोस्त तो है नहीं इजराइल के, सभी की आंख में इजराइल खटकता है। तो इजराइल के लिए तो जाहिर सी बात है चुनौती है ही, लेकिन हाँ, ईरान के लिए फ़िलहाल ये एक बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा। पर अभी ईरान किस वजह से खामोश होगा, या ईरान को ऐसा क्यों लग रहा होगा कि उसको फ़िलहाल डायरेक्ट थ्रेट मानने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि अमेरिका के साथ जब ईरान की पूरी टसल चल रही थी तो फिर वो बीच बचाव या मीडिएशन का काम करता हुआ तुर्की भी नज़र आ रहा था, मदद करता हुआ ईरान की तुर्की भी नज़र आ रहा था, और साथ ही साथ पाकिस्तान भी खुलकर स्टैंड ले रहा था और ईरान के साथ मध्यस्थ की भूमिका से लेकर इस्लामाबाद टॉक्स तो हम सब नहीं देखा था किस तरीके से हुई पाकिस्तान में, वैसे भी वो ईरान का मददगार बनने की कोशिश कर रहा था। किस तरीके से ईरान और पाकिस्तान के नेताओं के बीच बातचीत चल रही थी, एक दूसरे के देश में आना जाना लगा हुआ था, तो वो सब दुनिया ने देखा है। तो फिलहाल ईरान की स्थिति यही होगी, वेट एंड वॉच वाली। और ये जो तिकड़ी है इसकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हमारा जो अग्रीमेंट है वो एक डिफेंसिव अग्रीमेंट है। अब सवाल ये कि भारत, हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए हमारे लिहाज से तो जो प्रतिक्रिया आई है कि भाई इसी पर हमें नज़र रखनी चाहिए कि ये जो डिफेंस कॉर्पोरेशन इन तीनों देशों में बना है, इसका सीधा असर कोई साउथ एशिया के मिलिट्री बैलेंस पर ना पड़े। हमको तो फ़िलहाल इसी पर नज़र रखनी चाहिए कि साउथ एशिया में हमारे यहाँ जो मिलिट्री बैलेंस है वो एक तरीके से बना रहे, उसमें ये लोग ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें। और फ़िलहाल जो भारत की तरफ से कहा गया है कि हम बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को, तो भारत देख रहा है, भारत की नज़र बनी हुई है इस पूरे के पूरे हालात में। और इंडिया के लिए बेसिकली एक तरीके से ये एक स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट है, और इस स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट को फ़िलहाल तो हम लोगों को क्लोजली वॉच करना होगा और उसके बाद ही किसी तरीके की प्रतिक्रिया जो है उस तक पहुंचना होगा। और वैसे भी ये कूटनीति की बातें हैं, तो जो भी सरकार फैसला ले रही होगी या रणनीति बना रही होगी वो अभी तो आम नहीं होगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि सरकार की पैनी नज़र इस वक्त पल पल के अपडेट पर ज़रूर होगी, क्योंकि दुनिया के लिहाज से ये एक बड़ी खबर है। और ये बड़ी खबर इस लिहाज से भी है कि अगर ये गठजोड़ कायम रहता है और बनता है तो एक तरीके से एक बड़े आप ये कह सकते हैं कि सैन्य कारोबार को भी जन्म दिया जा सकता है यहाँ इस तिकड़ी की तरफ से। जिस बात का मैं जिक्र पहले कर रही थी ना कि भाई पैसा सऊदी अरब का, टेक्नोलॉजी उसके पास है ही,
तुर्की के पास, और साथ ही साथ जिस तरीके का मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का है, तो इस वजह से एक पोटेंशियल इस तिकड़ी में ज़रूर नज़र आता है। और साथ ही साथ ये मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के अंदर कोशिश करेगा कि सिक्योरिटी के लिहाज से एक बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक बनकर उभरे, इसकी ये कोशिश रहेगी। तो आखिर में तो यही है कि भारत जो है उसको तो सिर्फ स्ट्रेटेजिकली विजिलेंट रहना होगा और नज़र बनाकर हमको रखनी होगी। और अच्छी बात यह है कि भारत के सऊदी अरब के साथ बहुत गहरे और मजबूत रिश्ते हैं, तो अपने सऊदी अरब के साथ जो रिश्ते हैं हमको उनको और स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो खैर हम सब जानते ही हैं, उसके बारे में तो क्या बात करनी। और तुर्की से भी कोई बहुत उम्मीद हम हिंदुस्तानियों को है नहीं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सऊदी अरब के साथ एक तरीके से अपने रिलेशंस को और मजबूत करते हुए, क्योंकि रियाद और नई दिल्ली के बीच में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं और कई क्षेत्रों में एक दूसरे से हम जुड़े हुए भी हैं। और पाकिस्तान और तुर्की में किस तरीके की खिचड़ी बन रही है, इसको लेकर भी हमको पूरी तरीके से चौकस रहना होगा। तो कुल मिलाकर मक्का में ये जो समझौता हुआ है, आप ये नहीं कह सकते कि बस ये सिर्फ 3 देशों के बीच एक सुरक्षा को लेकर जो पैक्ट है वो हुआ है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बदलती हुई दुनिया जो है उसके संकेत तो यहाँ पर मिल रहे हैं। और बदलती हुई दुनिया की ये तस्वीर भी है किस तरीके से दुनिया और ख़ासतौर से जो खाड़ी के देश हैं उनका भरोसा अमेरिका पर से कम हो रहा है, किस तरीके से वो अपनी सुरक्षा को लेकर खुद आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने और विकल्प तलाश रहे हैं। और कुल मिलाकर आने वाले समय में मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के बीच एक नया स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एक्सेस अगर बनता है तो फिर इंडिया अपनी डिप्लोमेसी, अपने डिफेंस और अपनी गल्फ स्ट्रैटेजी से ही इसका जवाब देगा। तो ये पूरा जो मक्का अग्रीमेंट है एक तरीके से उसकी कहानी जितनी मैं समझ पाई हूँ और जो मुझे लगता है आगे हो सकता है या होगा, उस पर ये मेरा एनालिसिस था। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर साझा कीजिएगा, और कोई और टॉपिक जिस पर आपको लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए ज़रूर बताइएगा। अपने कमेंट्स शेयर कीजिएगा और वीडियो भी जितना हो सके उसको साझा ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।